सोचिए दोस्तों, अगर बिहार में हर घर में कोई ना कोई सरकारी अफसर बैठा हो और हर गली में सरकारी बाबू मिल जाए, क्या यह हकीकत बन सकता है या सिर्फ इलेक्शन का सपना है? क्या वाकई बिहार सरकार हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे सकती है? और अगर दे भी सकती है तो क्या राज्य की अर्थव्यवस्था बचेगी, और बचेगी तो बचेगी कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु और आप देख रहे हैं दा गुरु। आज हम बात करेंगे उस वादे की जिसने पूरे बिहार के युवाओं के दिल में उम्मीद जगा दी है, वन फैमिली वन जॉब, यानी हर परिवार में एक सरकारी नौकरी। और ये कहा है आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने, और उन्होंने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 20 दिनों के भीतर एक कानून लाया जाएगा। लेकिन क्या यह वादा इकोनॉमिकली पॉसिबल है या सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटेजी है? हम इसे डिटेल में समझेंगे, डेटा, बजट और ग्राउंड रियलिटी के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ वादे की नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तेजस्वी यादव जी की, तो तेजस्वी यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं, लालू यादव जी के सुपुत्र हैं और वही लीड कर रहे हैं उनकी पार्टी को। और इनका जो गठबंधन है उसका नाम है इंडिया गठबंधन, और बिहार में यह दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। और इन्होंने पॉलिटिकली एक बयान दिया है जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि हम हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो उसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं। यानी इसके अगर हम पृष्ठभूमि को हम समझेंगे, बिहार की पृष्ठभूमि को समझेंगे, तो हमें एक बात समझ में आएगा कि बिहार में अधिकतर जनसंख्या, बहुत ज्यादा आबादी वाला राज्य है, आबादी वाले राज्यों में से एक है। और पिछड़े और गरीबी और बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर पलायन और कम औद्योगिक वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है ये। और बिहार के 70% से अधिक युवा 18 से 35 वर्ष की आयु में राज्य के बाहर चले जाते हैं। किस लिए? नौकरी की तलाश में। वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं, और इसी को मुद्दा बना करके तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हर परिवार को एक नौकरी अगर हम सत्ता में आए तो हम देंगे। राज्य के अगर हम प्रति व्यक्ति आय की हम बात करेंगे तो लगभग 60,000 रुपए है। और अगर हम भारत देश के पूरे देश के प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो लगभग 1.8 लाख रुपए है। प्रति व्यक्ति आय वह होता है कि जब एक देश में जितनी भी उसकी टोटल इनकम हुई है उसमें व्यक्तियों की संख्या से हम भाग देते हैं तो जो आता है वह प्रति व्यक्ति आय होता है। इसमें काफी पीछे है बिहार। बिहार की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करेंगे कि इसमें मुख्य रूप से कमाई का साधन क्या है, तो वह कृषि है, प्रवासी श्रमिकों की कमाई है, और केंद्र से मिलने वाले अनुदानों पर ही मुख्यतः यह निर्भर करता है। जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत ही सीमित हैं। इस परिस्थिति में नौकरी बिहार का एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के निकल करके आया है। जाति तो मुद्दा है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के आया है राजनीतिक मुद्दा, और वह है नौकरी का। तेजस्वी यादव ने क्या वादा किया है उसको हम देखते हैं। बिहार के हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव जी ने किया है। अगर इंडिया गठबंधन, जो कि इनका अलायंस है कांग्रेस के साथ में, अगर उसकी सरकार बनती है तो। और इन्होंने एक और चीज कहा है कि 20 दिनों के भीतर ये एक एक्ट लाएंगे और इस अधिकार की गारंटी देंगे, और 20 महीने के भीतर पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यानी उस समय तक कोई भी परिवार बिना सरकारी नौकरी के नहीं रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे सरकारी नौकरी माने सरकारी दामाद बोला जाता है। लोग सिक्योर्ड जॉब खोजते हैं, इसलिए यह इनका वादा काम करेगा नहीं करेगा आगे भी देखते हैं। इनका पक्ष है, उन्होंने दावा किया है, तेजस्वी यादव जी ने दावा किया है, इनके पिता लालू प्रसाद यादव जी हैं, ठीक है, कि इनके नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आरजेडी सरकार हमेशा रोजगार और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया है कि उनकी टीम सांख्यिकी आंकलन यानी स्टैटिस्टिकल असेसमेंट किया है, जिससे यह साबित होता है कि यह लक्ष्य पाया जा सकता है, अचीवेबल है। और उन्होंने एक और बात कही है कि तेजस्वी, नीतीश कुमार और भाजपा सरकार की आलोचना में उन्होंने कहा है कि यह लोग सम्मानजनक रोजगार पैदा करने में असमर्थ हैं। इन्होंने एक बात और कही है कि जब यह सत्ता में थे, जब यह मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं के प्रयासों से या इन्हीं के दबाव में 1 लाख बिहार में नौकरियां दी गई थी। आगे बढ़ते हैं और इस बात के हम राजनीतिक महत्व को समझते हैं। राजनीतिक महत्व क्या है? देखिए, भावनात्मक अपील है। भावनात्मक अपील जैसे हर घर में रोजगार यानी हर घर में भोजन की व्यवस्था, सम्मान की व्यवस्था, यह एक भावनात्मक
अपील के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए ने इसे कॉन्ट्राडिक्ट बताया है, विरोधाभास बताया है। एनडीए यानी कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है उसके अनुसार आरजेडी प्रदाता के रूप में स्थापित नहीं है। उन्होंने बताया है कि एनडीए सरकार जो है वह लापरवाह रही है, रोजगार देने में असमर्थ रही है, इसलिए तेजस्वी यादव का यह बयान से वह अपने वोट बैंक को साधने के प्रयास कर रहा है। अब तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उसके माध्यम से जो प्रवासी बेरोजगार परिवार है, जो बेरोजगार है, जो प्रवासी है, जो ग्रामीण वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। विरासत की भी राजनीति कर रहे हैं कि लालू प्रसाद की जन समर्थन अपील को फिर जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि बिहार में लगभग 60% ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल की उम्र की है, यानी कि एक बहुत बड़े वोट बैंक के साधने का उन्होंने प्रयास किया है कि युवाओं का वोट यदि उन्हें मिलेगा तो निश्चित तौर पर सरकार उनकी बनेगी। अब इसके आगे अगर हम बात करेंगे कि इसके आर्थिक प्रभाव क्या होगा, देखो वादा तो ठीक है, लेकिन इस वादे से बिहार में लगभग 3.2 करोड़ परिवार है। 2021 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 3.2 करोड़ परिवार है। इस रूप में कम से कम 3.2 करोड़ को सरकारी नौकरी सीधे रूप से चाहिए होगी। 3.2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए होगी। वर्तमान में अगर हम बिहार की बात करेंगे तो 4.5 से 5 लाख कर्मचारी हैं बिहार सरकार के पास, सरकारी कर्मचारी। इसलिए यह प्रस्ताव कार्यबल को 600 गुना बढ़ाना पड़ेगा। कार्यबल जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, अगर 4.5 से 5 लाख लोग हैं, अब उनको हमें 3.2 करोड़ तक पहुंचाना है तो लगभग 600 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और इससे आर्थिक बोझ क्या पड़ेगा वह भी समझिएगा। लगभग सरकारी कर्मचारियों का औसत वेतन की अगर हम बात करेंगे तो 6 लाख रुपए करीब, औसतन 50,000 रुपए, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। नई नौकरियों की आवश्यकता होगी लगभग 3 करोड़ रुपए और कुल वार्षिक व्यय की आवश्यकता 180 लाख करोड़ रुपए, 180 लाख करोड़ रुपए। और भाई मेरे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यह बिहार के वार्षिक बजट का लगभग 50 गुना है। 50 गुना, यानी कि जितना टोटल वो कमाते हैं, जितना उनकी इनकम, उससे 50 गुना ज्यादा उन्हें यह कंप्लीट करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यह योजना पूरी तरह से लागू आर्थिक रूप से तो संभव नहीं लगता है जब तक कि सरकारी नौकरी की परिभाषा ना बदली जाए। अर्ध सरकारी नौकरी को, संविदागत कर्मचारियों को, आंगनबाड़ियों को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर उनको इसमें शामिल किया जाता है तो इसके परिभाषा को अगर बदला जाता है, मनरेगा को इसमें शामिल किया जाता है तो यह कह सकते हैं कि हाँ कुछ हद तक यह संभव हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि आंशिक रूप से व्यवहार बनाने के लिए सरकार अगर कही है तो कर कैसे सकती है, उसकी भी बात कर सकते हैं। पंचायत स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण, संविदा आधारित कर्मचारी जो हैं, राज्य कल्याण बोर्ड के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, पैरा शिक्षक या आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, मौजूदा योजनाओं का विलय करना, यानी अगर इनको हम शामिल कर लेते हैं और मनरेगा में काम करने वाले लोगों को अगर हम कहें वह अर्ध सरकारी काम कर रहे हैं, यानी उसकी भी परिभाषा को बदलना होगा। सार्वजनिक कार्यों में स्थानीय युवाओं को शामिल करने के लिए जिला स्तर पर नौकरियों का कोटा बनाना होगा। सार्वजनिक और निजी भागीदारी, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर सरकार कहती है कि निजी कंपनियों में जॉब करने वाले लोगों को सरकार फंड करेगी तो ऐसा माना जा सकता है, कुछ हद तक यह लक्ष्य पाया जा सकता है। लेकिन तब भी अपने पूर्णकालिक सिविल सेवा पदों को बोझ से हटाकर कम लागत करके ऐसा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उस अचीवमेंट को पाना इतना आसान नहीं होगा। एक और आप चीज समझिएगा कि भर्ती के मापदंडों को भी बदलना होगा। कैसे? बीपीएससी के रूप में 3 करोड़ नियुक्ति कर पाएगी, संभव नहीं लगता। यदि स्थानीय स्तर पर किया जाए तो मेधा आरक्षण और निष्पक्षता संबंधी मुद्दे जुड़े होंगे। संवैधानिक वैधता, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है। प्रति परिवार एक नौकरी जैसे कानून को खुले प्रतिस्पर्धा का उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है। तीसरी चीज, लाखों कर्मचारियों के वेतन प्रबंधन, प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रशिक्षण, नियुक्ति, इस पर भी नौकरशाही पर अत्यधिक दबाव आएगा। नौकरशाही पे अत्यधिक दबाव आएगा।
मतलब ऐसे समझिए, अगर हमको नौकरी दे करके कहीं उतार दिया, हमें काम है करना नहीं आएगा तो हम कैसे काम करेंगे। तो काम करने के लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, उसके बाद तो जाकर के हम काम कर सकते हैं। अब प्रशिक्षण देने के बाद उसकी निगरानी भी करनी होगी, निगरानी करने में काम निकालना भी होगा, काम होना भी चाहिए, तो यह समस्या आएगी। इसके बाद कौशल अंतराल। बिहार की साक्षरता दर है 69%। कई परिवारों में ऐसे सदस्य नहीं जो प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए योग्य हो, इसलिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने होंगे। अगर आप कोई भी नौकरी देना चाहते हैं तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक मिनिमम स्किल की आवश्यकता होगी। अब 69% इनकी आबादी 2021 की जनगणना के अनुसार शिक्षित है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी सुधार करना होगा। इसके बाद में आलोचना और जवाब की अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से हम नौकरी संरचना से परिभाषित करेंगे सभी से संभव। ठीक है, भूमिकाएं उच्च वेतन वाले नौकरशाहों की कैसे होगी, चुनाव से पहले हमारा रिकॉर्ड दिखाता है कि हम काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें यह राज्य के दिवालिया कर देगा, कुछ लोगों का कहना है। इनका कहना है कि हम मानव पूंजी में निवेश कर रहे हैं और बेरोजगार युवाओं को पहले से ज्यादा अर्थव्यवस्था का बोझ मतलब आसान करने के लिए काम कर रहे हैं। आगे अगर बात करेंगे तो अर्थशास्त्रियों का क्या दृष्टिकोण है। अर्थशास्त्रियों का कहना है वित्तीय अव्यवहारिकता है यह, जहां पर राज्य करोड़ों नए कर्मचारियों और पेंशन को वहन नहीं कर सकता है। जितने भी अर्थशास्त्री उनका कहना यही है कि इतना ज्यादा दबाव झेलने की क्षमता नहीं है। दूसरी चीज, श्रम बाजार में विकृति हो जाएगी, मतलब यदि हर कोई सरकारी नौकरी की अपेक्षा करता है तो यह निजी क्षेत्र की भागीदारी को हतोत्साहित करेगा। तीसरी चीज, मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ेगा। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक नियुक्तियां उपभोग को बढ़ा सकती हैं लेकिन उत्पादकता के बिना नहीं कर सकती है। उत्पादकता भी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए। तीसरा है राजनीतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह एक लोक लुभावन मास्टर स्ट्रोक है जो विरोधी पार्टियों को जाति या सांप्रदायिक राजनीति की जगह रोजगार पर बात करने के लिए मजबूर करता है। भले ही यह पूरा ना हो, फिर भी यह कल्याण केंद्रित शासन के लिए एजेंडा तय करता है। दोस्तों, अगर हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं इस पूरे विश्लेषण से कि इन तुलना से पता चलता है कि इस तरह की गारंटियां चुनाव जितवा तो सकती हैं, लेकिन अगर ध्यानपूर्वक लागू ना किया जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर भी बना सकती हैं। इसके लिए हमारे पास में 2-3 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है कि सिक्किम में आया कि हर परिवार को एक नौकरी मिलेगी, तो वहां 15,000 परिवार हैं तो 15,000 नौकरियों को क्रिएट करना आसान है, वहां पे यह लागू हुआ। उसके बाद में तमिलनाडु में लेकर के आए, तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश में लेकर के आए, लेकिन वहां पर नौकरी के लिए जो नरेगा था 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई, उसको इस रूप में जोड़ा गया। वेनेजुएला में भी कहा गया कि एक परिवार से एक नौकरी मिलेगी, लेकिन वेनेजुएला की हालत यदि आपको मालूम नहीं है तो आप जान लीजिए कि वह आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर हो गया है। कुल मिलाकर के कहना यही है कि यह लोक लुभावन वादा हो सकता है, लेकिन इसको धरातल पर लाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, कई सारे नियम बदलने होंगे और आबादी के हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि यह संभव है। बाकी आपको यह विश्लेषण और यह पूरा डाटा, पूरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर वीडियो अच्छा लगा, विश्लेषण अच्छा लगा हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइएगा।